जी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 में जितने भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर के आए हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाए जा रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने खुद सारे एग्जाम अपने जितने भी बीपीएससी प्री एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उनमें सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यही क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी टीआरई में भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से ही आंसर आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। 330 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे 331 नंबर से इसके आगे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, ये बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोला भाई देसाई, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो 1945-46 में आईएनए आजाद हिंद फौज जो हुई के मुकदमे थे उसके पक्ष में पेश हुए वकील थे भोला भाई देसाई। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई आदि जो है कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोलाभाई देसाई ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त 332। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को या 18 फरवरी 1946 को। तो आजाद हिंद सरकार है, इसके निर्माण की जो घोषणा है ये की गई थी आपके 21 अक्टूबर 1943 को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। तो जो है 1943 में आजाद हिंद फौज जो है ये आपके सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया और बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठन की और 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। ये आप याद रखेंगे। ये जो है आजाद हिंद फौज से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य थे जो आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334 नंबर है। आईएनए आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मोहन सिंह, चंद्रशेखर या भगत सिंह? तो आजाद हिंद फौज का जो ख्याल है सबसे पहले मोहन सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह के मन में आया था और इन्होंने इसकी स्थापना भी की। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया और वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिए तो वे उनमें से लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके बीपीएससी टीआरई में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये टीआरई एग्जाम में आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। ये जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 336 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी जस्ट बताएं आपको, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई 1939 ईस्वी में। 337 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? भारत, इटली, जर्मनी, जापान? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। ये आपका 67वीं बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी जर्मनी के द्वारा जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था और इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 338, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन? इनमें से किसी के साथ नहीं।
जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है, और इनके बारे में बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इनको जो है भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339 नंबर। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ला, शीलभद्रयाजी, राम नारायण प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी उस समय और आईएनए के आंदोलन के साथ एक साथ जुड़े रहे वो थे आपके शीलभद्रयाजी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शीलभद्रयाजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार से है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बताना है बारदौली सत्याग्रह, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखाली, कहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था ये बताना है आपको। तो चौरी चौरा आप सभी को पता है, सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखेगा, और यहीं से आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। D4 मतलब बी का 4, B4, ये आपका बन गया ना B4। यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था आपका गुजरात में। बारदौली कहाँ है? गुजरात में है। यरवदा कहाँ पे? यरवदा आपका जो है ये महाराष्ट्र में, यरवदा जेल, ये ऑप्शन हो जाएगा। नोआखाली आपको पश्चिम बंगाल में है, तो ये डी हो जाएगा। इस तरह जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। ठीक है, बारदौली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ भी एक थाना जला दिया गया था जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे, और इसी घटनाओं को सदुप के ऊपर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था, और इसी घटना को है चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखाली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगा हुए थे। इस क्वेश्चन आपका 341 नंबर है। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब आया था? फरवरी 1946, 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था आपका 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य इसके थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे और बोर्ड ऑफ ट्रेड के, तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है 342। देखिएगा आप, आपके एग्जाम में कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। ये जो है सर पी लॉरेंस या पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की, और नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, और कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भी थे। अगला क्वेश्चन है 343। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैट्रिक लॉरेंस, वेवेल, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में एक से अधिक। यहाँ पर 63 बीपीएससी 2017 में पूछा गया था, और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे वो बताना है। तो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, वेवेल इसके अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 344। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, श्री राजगोपालाचारी। तो वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने जो है 1940 में, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में लॉर्ड वेवेल और 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे
अबुल कलाम आजाद से पूछा जाता है कि कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? तो ये जो है अबुल कलाम आजाद ही थे। पहली बार ये जो है 35 वर्ष की अवस्था में ये जो है अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है 345 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या जेबी कृपलानी? तो उनमें से जो अध्यक्ष थे 1947 में कांग्रेस के वो थे जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 346। और दोस्तों आप उम्मीद है कि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई बार आपके सामने भी आता है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे और भी निकल के आते हैं। तो इसलिए ये आपका जो है अच्छा रिवीजन हो रहा होगा और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा हमारी क्लास, क्योंकि आप लोगों के लिए बिना बात किए बिना कुछ किए कंटिन्यू पढ़ाने में फोकस रहता है, जिससे कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप भी जो है जब कहीं टीचर बने, उम्मीद है आप लोग सब लोग टीचर बने और बनेंगे ही। इसलिए जो है जहां भी आप पढ़ाएं मन लगाकर और बहुत अच्छे से आप भी ऐसे ही टीचिंग कीजिएगा। ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जीबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सिराज गोपालाचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे भारत के विभाजन के समय जीबी कृपलानी थे 1947 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के समय जो है जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये जो है 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 347 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? 1947 के दिल्ली अधिवेशन के द्वारा अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 348 नंबर, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वो कौन थे? इतना बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ये जो है बहुत सरल क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 349, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? 1833 में, 1853 में, 1858 में या 1882 में? ये जो है 1853 में इसको स्वीकार किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 ग्राउंड द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सके। अगला क्वेश्चन है 350, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? तो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के एक्ट के तहत अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था और 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है 351, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना या जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था इसने जो है प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 352 नंबर, स्तंभ
एक में अंकित नामों का उल्लेख, इस नंबर 2 में अंकित नामों से सम्मिलित करना है। पुस्तकें और लेखक यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो आप सभी को पता है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, सेंट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान, ये जो है कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और जो है इनके आपको सुमेलित करना है, ठीक है। इसे हम सुमेलित करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ये जो है हो जाएगा आपका ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ये है आपका ताराचंद्र हो जाएगा। फिर है आपका जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक थे ए के दत्ता। आनंद मठ आपके थे बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेट्स ऑफ जीसस, प्रीसेट्स ऑफ जीसस की बात करेंगे तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। फिर आवर इंडिया मुसलमान की बात करेंगे तो वो थे आपके जो है डब्ल्यू हैंटर, याद रखिएगा डब्ल्यू हैंटर, ठीक है। तो ये सब मिल गए। ए वन का ए, बी सेकेंड का हो जाएगा आपका आदर बुल्के, आदर बुल्के जो है सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी का एफ, टी का एफ किसमें है? सभी में है। फिर आवर इंडिया मुसलमान डब्ल्यू हंटर, 5 का बी, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है ये शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया और इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अर्नेस्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, द एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अर्नेस्ट के जो लेखक हैं इसके लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वैलेंटाइन सिरोल ने ही राजा राम मोहन राय को जो भारतीय शांति का जनक कहा था, जो राजा राम मोहन राय है इनको भारतीय शांति का जनक कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था, इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय में अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी थे इसके लेखक थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, वीर प्रवक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दिया था। अगला क्वेश्चन है 356, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था, यह बताना है। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। यहाँ पे जो है पटना से जो प्रकाशन होता था उसका नाम था इंडियन नेशन, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन प्रकाशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 357 नंबर, झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत लिखने वाले थे श्यामलाल पार्षद। ये आपका बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, श्यामलाल पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे। अगला क्वेश्चन है 358, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या 8 वर्ष की। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर कर लिया गया, जिससे कि जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, जमनालाल बजाज, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एम.ए. अंसारी। वो था आपका सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजगोपालाचारी 1948 से 1950 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर
26 जनवरी 1950 तक रहे और वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 के विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर, सिराज गोपालाचारी, लाला लाजपत राय या बी.आर. अम्बेडकर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया। तो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक। क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 6386953102। यहाँ से भी आप जुड़ करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और आज की क्लास के क्वेश्चन आपके कितने सही हुए ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।